हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोटिवेशन, और हम लोग ने डिस्कस कर लिया था मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, टाइप्स और फैक्टर्स, यानी कि मोटिवेशन या प्रेरणा क्या है, उसका अर्थ और महत्व क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान, ठीक है, यानी कि मॉडल्स, पैराडाइम्स क्या हैं मोटिवेशन के। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज़, कुछ जो मोटिवेशंस की हैं उसकी थ्योरीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अभिप्रेरक के मुख्य उपागम या सिद्धांत की बात करें, तो मेजर अप्रोचेस और थ्योरीज़, या फिर इसे पैराडाइम्स भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लगभग 10 सिद्धांत हैं, ठीक है। 10 सिद्धांत में मेन जो है कि जैसे ये आपका ड्राइव है थ्योरी है, इंसेंटिव थ्योरीज़ है, अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी है, ऑप्टिमल लेवल थ्योरी है, नीड हायरार्किकल थ्योरीज़ है, वेक्टर बैलेंस थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। बाकी इंस्टिंक्ट थ्योरी है, और ये जो आपका एथोलॉजिकल है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, केवल थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इसको हम लोग जो है कि टोटल जो है आपके 10 इसमें हैं, तो हम लोग 3-3 करके डिस्कस करेंगे, मतलब 3 सिद्धांत एक दिन में। अभी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी के 3 नेक्स्ट क्लास में, और बाकी के 4 जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि आपका जो है कि एक साथ जो है सिलेबस थोड़ा अच्छे से कवर हो जाएगा, 3-3 पॉइंट एक साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत क्या है। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत इंस्टिंक्ट थ्योरी, या फिर हम इसको इसी में ये भी ऐड कर सकते हैं कि साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या है, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मोटिवेशन क्या है, कैसा है और क्या रोल प्ले करता है मोटिवेशन, ठीक है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या कहती है। अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मोटिवेशन के इंस्टिंक्ट सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ, और उसका प्रभाव आज भी हम किसी न किसी रूप में अनुभव कर रहे हैं। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति होती क्या है, इंस्टिंक्ट क्या होता है। तो मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य है प्राणी की उत्तेजित किए जाने पर एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की जन्मजात प्रवृत्ति से होता है। यानी जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं कह लीजिए, या जन्म के समय बच्चे जो जो मूल प्रवृत्ति दिखलाते हैं, वो हमारा जन्मजात प्रवृत्ति कहलाता है, ठीक है। जैसे रोना, मलमूत्र त्याग करना, सोना, ये सारी चीज़ें जन्मजात प्रवृत्ति से होती हैं, कई चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, तो अगर हम बात करें तो देखिए 1890 के मशहूर मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने यह मत जाहिर किया था कि मनुष्य अपने व्यवहारों के नियंत्रण एवं निर्देशन में पशुओं की तुलना में मूल प्रवृत्तियों का अधिक सहारा लेता है। यानी कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का नियंत्रण व निर्देशन करने के साथ व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में भी सहायता करती हैं। ये बात सबसे पहले किसने बताई, विलियम जेम्स ने बताई। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है, पशुओं के कई तरह के जैविक मूल प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया है, जिसमें सिंपैथी, सामाजिकता यानी सोशल, प्यास एवं शालीनता, मोडेस्टी प्रधान बतलाया है, ठीक है। तो विलियम जेम्स के लिए पशु मूल प्रवृत्ति, मानव मूल प्रवृत्ति दोनों ही उद्देश्यपूर्ण होते हैं, जो व्यक्ति को पर्यावरण के साथ समायोजन करने में मदद करता है। अब आगे अगर हम बात करें तो विलियम जेम्स के इस कॉन्सेप्ट को आगे किसने बढ़ाया, विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। 1908 में इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को थोड़ा और आगे बढ़ाया, और उन्होंने मूल प्रवृत्ति को एक ऐसा जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जिसमें 3 तत्व प्रधान होते हैं। यानी विलियम मैकडूगल ने विलियम जेम्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, उनके मत को आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि इंस्टिंक्ट में जो 3 चीज़ें हैं वो मेजर होती हैं, प्रधान होती हैं। कौन कौन सी, एक तो जनरल एनर्जाइजिंग एस्पेक्ट, यानी कि सामान्य उत्तेजन पहलू, दूसरा है क्रिया पहलू, एक्शन एस्पेक्ट, तथा थर्ड है आपका लक्ष्य निर्देशन पहलू या गोल डायरेक्टेडनेस एस्पेक्ट। परंतु उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मानव स्वभाव मूलतः अनैतिक एवं अहंकारी होता है। यानी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसने इस बात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव मूलतः, यानी कि मूलतः का मतलब इंस्टिंक्ट रूप से इमोरल एवं इगोइस्टिक होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर होगा विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, इन्होंने कहा अतः समाज द्वारा उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाकर सामाजिक नियंत्रण में लाया जा सकता है।
देखिए मैकडूगल ने क्या किया, मैकडूगल ने मनुष्यों के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की, यानी कि मैकडूगल ने 18 इंस्टिंक्ट बताए मनुष्यों के यानी ह्यूमंस के। उसको बाद में मनोवैज्ञानिकों ने और भी शोध किए और इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई, 1000 कर दी। कितने हज़ार, लगभग 10,000 के आसपास, ठीक है, लगभग 10,000 के आसपास मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं, बाद के मनोवैज्ञानिकों ने बताई। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, बर्नार्ड के अनुसार मानव मूल प्रवृत्तियों की संख्या 10,000 के लगभग पाई गई, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए लिखा है, सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति को थोड़ा भिन्न ढंग से व्याख्या किया है। अब देखिए यहाँ से साइको एनालिटिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने जो इंस्टिंक्ट है उसको थोड़ा भिन्न ढंग से व्याख्या किया है। इनके अनुसार मूल प्रवृत्ति के 4 मुख्य विशेषताएं हैं, जो हमारे इंस्टिंक्ट हैं उनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई है। किन्होंने क्या बोलते हैं, सिगमंड फ्राइड ने, जो कि साइको एनालिटिक थ्योरी के जन्मदाता हैं। कौन कौन से इन्होंने बताए हैं, पहला बताया है सोर्स, दूसरा बताया है एम, थर्ड बताया है ऑब्जेक्ट और चौथा बताया है प्रेरक शक्ति यानी मोटिव पावर। तो ये 4 इन्होंने मुख्य विशेषताएं बताई हैं किसकी, इंस्टिंक्ट की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्टिंक्ट की 4 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो रिसोर्स, एम, ऑब्जेक्ट तथा प्रेरक शक्ति, ये 4 मुख्य विशेषताएं हैं इंस्टिंक्ट की, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक। व्यक्ति पूरे जीवन काल में मूल प्रवृत्ति का स्रोत शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसके व्यक्ति के पूरे जीवन काल में जो इंस्टिंक्ट का स्रोत होता है उसकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं तथा उसका उद्देश्य उन आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, स्रोत तथा उद्देश्य यानी सोर्स तथा एम दोनों ही पूरे जीवन काल में लगभग एक समान बने होते हैं, यानी कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एक समान पूरे जीवन भर में बनी रहती है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि मूल प्रवृत्ति का वस्तु यानी ऑब्जेक्ट वैसा चीज़ होता है जिनसे मूल प्रवृत्ति की तुष्टि होती है। देखिए इस लाइन का मतलब यह है, इसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, जैसे जो आपका हंगर इंस्टिंक्ट है यानी हंगर इंस्टिंक्ट यानी कि भूख की जो मूल प्रवृत्ति है उसके लिए जो भोजन है वस्तु ऑब्जेक्ट है, यानी भूखे के लिए भोजन, ठीक है। और प्रेरक शक्ति देखिए क्या होता है, प्रेरक शक्ति से तात्पर्य मूल प्रवृत्ति की शक्ति या बल से होता है, यानी सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर जो प्रेरक शक्ति है जिसे इम्पिटस कहा है, इससे तात्पर्य उन्हें क्या है, इंस्टिंक्ट की शक्ति या फोर्स या बल से होता है। फ्राइड ने क्या कहा है, फ्राइड ने देखिए मेन रूप से 2 तरीके की मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया है और कहा है कि व्यक्ति का व्यवहार इन दोनों तरह के इंस्टिंक्ट से मोटिवेटेड होता है। अब सिगमंड फ्राइड ने 2 इंस्टिंक्ट कौन कौन से बताएं, लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जिसे हम लोग इरोस कहते हैं या जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट जिसे हम लोग इरोस कहते हैं या जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और इसकी जो ऊर्जा है, इसको लिख लीजिएगा, इसकी जो ऊर्जा है उसको लिबिडो कहा है। क्या कहा है, लिबिडो कहा है, इसको लिबिडो कहा है। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ पेन का, ठीक। हाँ, तो इसको इन्होंने क्या कहा है, लिबिडो कहा है। जीवन मूल प्रवृत्ति की जो ऊर्जा है उसको इन्होंने लिबिडो कहा है, ठीक है, यानी इरोस की जो ऊर्जा है लिबिडो कहा है। तथा दूसरी इंस्टिंक्ट उन्होंने बताया डेथ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट को इन्होंने थैनाटोस कहा है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वाली लाइन जो मैं कह रहा हूँ। जीवन मूल प्रवृत्ति को इन्होंने इरोस कहा है, ठीक है, और इरोस की जो ऊर्जा है उसे इन्होंने कहा है लिबिडो, ठीक है। तथा डेथ इंस्टिंक्ट जो है, डेथ इंस्टिंक्ट, उसे उन्होंने थैनाटोस कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। और थैनाटोस जो है डेथ इंस्टिंक्ट, इसको इन्होंने कहा है मैटिडो, इसे इन्होंने क्या कहा है, मैटिडो, यानी खुशी के लिए, लाइफ के लिए लिबिडो और डेथ के लिए मैटिडो, मैटिडो METIDO, ठीक है, मैटिडो। तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं, ये जीवन मूल प्रवृत्ति इनके अकॉर्डिंग क्या है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो देखिए क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट से तात्पर्य उन इंस्टिंक्ट से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को करने के लिए मोटिवेटेड होता है। यानी लाइफ इंस्टिंक्ट क्या है, जो लाइफ की इम्पॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं उसके लिए जब इंसान मोटिवेटेड होता है तो ये लाइफ इंस्टिंक्ट कहलाता है। सचमुच में सभी तरह के संरचनात्मक कार्यों को करने का अभिप्रेरणा यही जीवन मूल प्रवृत्ति देता है।
आगे देखिए क्या है, फ्राइड ने क्या कहा है, फ्राइड ने यौन मूल प्रवृत्ति को जीवन का मूल प्रवृत्ति का सबसे उत्तम उदाहरण माना है। यानी फ्राइड ने, आपने साइकोएनालिटिक थ्योरी सुनी होगी, उसमें सबसे ज़्यादा जोर इन्होंने सेक्स इंस्टिंक्ट पर दिया है सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। अब डेथ इंस्टिंक्ट की बात करें तो देखिए क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट व्यक्ति को सभी तरह के विनाशात्मक एवं ध्वंसात्मक व्यवहार को करने की प्रेरणा देता है। यानी जिन व्यक्तियों में विनाशकारी प्रवृत्ति होती है या व्यवहार होता है, उनके अंदर डेथ इंस्टिंक्ट बहुत ही प्रबल होता है। और जो व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, संरचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर जो है लाइफ इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो उससे अभिप्रेरित होते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, जैसे आत्महत्या, दूसरों के प्रति आक्रामक व्यवहार, दूसरों को जान से मार देना जैसा व्यवहार की प्रेरण शक्ति यही मूल प्रवृत्ति ही होती है। फ्राइड क्या कहते हैं, आगे देखिए, फ्राइड का मत है इन दोनों तरह की मूल प्रवृत्तियाँ एक साथ मिलकर व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित कर सकती हैं, या वे एक दूसरे को तटस्थ कर सकती हैं, या वे एक दूसरे का विरोध कर सकती हैं, या कभी कभी मृत्यु मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति से अधिक ऊपर उठकर भी व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करने लगती है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों इंस्टिंक्ट एक साथ सपोर्ट भी कर सकते हैं, व्यक्ति का एक साथ अपोज भी कर सकते हैं, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी डेथ इंस्टिंक्ट जो ज़्यादा हो जाएगा किससे, लाइफ इंस्टिंक्ट से, या कभी कभी लाइफ इंस्टिंक्ट ज़्यादा हो जाएगा डेथ इंस्टिंक्ट से। यानी इसकी मात्रा कुछ भी हो सकती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है, जैसे भोजन करने के व्यवहार में ये दोनों मूल प्रवृत्तियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं। यानी यदि आपको भूख लगी है तो यहाँ पर लाइफ और डेथ दोनों इंस्टिंक्ट एक साथ मिल जाएंगे और आप भोजन करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। भोजन करने से व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है, ये देखिए लाइफ इंस्टिंक्ट है। और भोजन करने में व्यक्ति भोजन वस्तु को मुंह में रख कर दांत से काटता है, फिर चबाता है तथा निगलता है। यानी यहाँ पर देखिए मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। तो देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि भोजन करने के व्यवहार में कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ शामिल होती हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार। तो ऑप्शन मान लीजिए हो जाएगा लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, बोथ यानी दोनों, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भोजन करने में दोनों इंस्टिंक्ट शामिल होते हैं। पहला, आपको भूख लगी है तो यानी क्या है, जब आपको भूख लगी है तो यानी आपको पता है कि भोजन करने से ही आपका अस्तित्व बना रहता है, तो ये लाइफ गिविंग मटेरियल है आपका फूड। लेकिन जब आप उसी फूड को अपने मुंह में रखते हैं तो उस फूड को अपने पेट के अंदर लाने के लिए, चबाने के लिए आप खड़ा तो खाते नहीं है खाना, तो आप क्या करेंगे, उसको अपने मुंह में रखकर दांत से काटेंगे। यानी यहाँ पर आक्रामकता, यहाँ पर विनाशकारी स्वभाव है आपका कि आप उस पर्टिकुलर बाइट को काट रहे हैं, चबा रहे हैं, निगल रहे हैं। तो यहाँ पर डेथ इंस्टिंक्ट भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसलिए उस उदाहरण में दोनों इंस्टिंक्ट एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या लिखा है, जब व्यक्ति एक ही वस्तु या व्यक्ति को कभी पसंद करता है और कभी घृणा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों मूल प्रवृत्तियाँ एक दूसरे के विरोध में कार्य करती पाई जाती हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया कि कब दोनों मूल प्रवृत्तियाँ एक दूसरे के विरोध में काम करेंगी, जब व्यक्ति एक ही वस्तु या व्यक्ति को कभी पसंद करता है तथा कभी घृणा करता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है आपका स्कूल, कभी कभी वो आपका सपोर्ट करता है तो आप उसे पसंद करने लगेंगे, कभी कभी वो आपको डांट देता है तो आप घृणा करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आगे देखिए क्या है, कभी कभी व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को नष्ट कर देता है या अपने प्रियजनों की हत्या कर देता है। ऐसा व्यवहार में निश्चित रूप से डेथ इंस्टिंक्ट का हाथ जीवन मूल प्रवृत्ति से ऊपर हो जाता है। यानी जब आप किसी अपने की हत्या कर देते हैं या नुकसान करते हैं तो उस केस में आपका जो डेथ इंस्टिंक्ट है वो हावी हो जाता है आपके लाइफ इंस्टिंक्ट पर, इसलिए आप ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, आप किसी की हत्या कर देते हैं। तो आगे देखिए फ्राइड क्या कहते हैं। फ्राइड का यह भी मत था कि अधिकतर मूल प्रवृत्तियाँ अनकॉन्शियस लेवल पर कार्य करती हैं और व्यक्ति के चेतन विचार एवं व्यवहार को प्रेरित करती हैं तथा उसे प्रभावित भी करती रहती हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्या बोलते हैं कि ये है आपका इंस्टिंक्ट थ्योरी। तो इसमें जो हमने डिस्कस किया कि इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसकी कुछ आलोचनाएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं जन्मजात होती हैं
अतः यहाँ पर पूर्व कल्पना क्या होती है? पूर्व कल्पना यहाँ पर ये होती है कि यूनिवर्सल मोटिव ही, जो यूनिवर्सल मोटिव है, सार्वत्रिक मोटिव है, वही प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, परंतु सच्चाई ऐसी नहीं है। जैसे रुथ बेनेडिक्ट तथा मार्गरेट मीड क्या कहते हैं कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, ठीक है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में व्यक्ति के व्यवहारों एवं लाइफ इंस्टिंक्ट में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, जिससे मूल प्रवृत्ति के स्वरूप को जन्मजात तथा सार्वत्रिक कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, ये सारी चीज़ें हैं आपका लाइफ इंस्टिंक्ट थ्योरी के अंतर्गत है, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया इंस्टिंक्ट थ्योरी के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी जो है आज की दूसरे नंबर की, ड्राइव थ्योरी क्या है। तो ड्राइव थ्योरी की बात करें तो देखिए ड्राइव थ्योरी क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे इंटरनल ड्राइव, आंतरिक प्रणोद के रूप में मोटिवेशन के संप्रत्यय जिससे व्यवहार का निर्धारण होता है को सबसे पहल रॉबर्ट वुडवर्थ ने 1918 में प्रतिपादित किया। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसने आंतरिक प्रणोद के रूप में अभिप्रेरण के संप्रत्यय को जिससे व्यवहार का निर्धारण होता है सबसे पहले बतलाया। तो किसने बतलाया? रॉबर्ट वुडवर्थ ने 1918 में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए क्या है, वुडवर्थ ने प्रणोद को जैविक रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि, क्या कहा कि यह जीव में ऊर्जा मुक्ति से होता है, सचमुच में यह एक अवशिष्ट ऊर्जा होता है तथा जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, किसने ये कहा कि जो मोटिवेशन है, जो प्रणोद है, सच अवशिष्ट ऊर्जा होता है जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, अर्थात कई दिशा में प्राणी के व्यवहारों को ले जा सकती है। इसके अनुसार क्या है, आगे देखिए, उनके अनुसार प्रणोद क्रिया का ईंधन फ्यूल होता है। यानी वुडवर्थ क्या कहते हैं कि जो ड्राइव है वो एक्शन करने का फ्यूल होता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से एक्शन के लिए आपको ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर आप कोई क्रिया करना चाहते हैं तो आपको ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, और यह कोई उद्दीपक से उत्पन्न होता है। और ये उत्पन्न कैसे होता है ड्राइव? कोई ना कोई स्टिमुलस आपके सामने प्रेजेंट होगा और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। आगे देखिए क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरण या मोटिवेशन में व्यक्ति या पशु में एक विशेष अवस्था अर्थात प्रणोद की अवस्था पाई जाती है, यानी ड्राइव पाया जाता है, और प्राणी में इस अवस्था की उत्पत्ति उसके बॉडीली नीड या एक्सटर्नल स्टिमुली से उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए ड्राइव थ्योरी ये कहती है कि जब तक इंसान के सामने कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस या बॉडीली नीड ना प्रेजेंट हो तब तक ये एक्टिव नहीं होता है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि व्यक्ति यहाँ काफ़ी एक्टिव हो जाता है और उसका व्यवहार उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, वह एक निश्चित लक्ष्य की ओर पहुँचने के लिए अग्रसर होने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रणोद या जो ड्राइव है व्यक्ति को एक खास लक्ष्य की ओर ढकेलता है, यानी कि ढकेलता है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इससे दाब या धक्का सिद्धांत भी कहा है। तो देखिए ड्राइव थ्योरी को ही पुश थ्योरी भी कहते हैं, यानी पुश एंड पुल थ्योरी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ड्राइव थ्योरी को ही हम लोग पुश थ्योरी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कोई भी एक्शन करता है तो उसके पीछे कोई न कोई ड्राइव ऐसा होता है जो उसे ढकेलता है लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, जब व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उससे प्रणोद की तीव्रता कम हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपने भोजन ढूंढने के लिए ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया, और जहां आपने भोजन कर लिया, भोजन आपको मिल गया, तो आपका जो ड्राइव एक्शन है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी व्यक्ति में तनाव की स्थिति करीब करीब समाप्त हो जाती है। हाँ, कुछ समय बाद व्यक्ति में पुनः प्रणोद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उसका व्यवहार पुनः लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगता है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, इस तरह से हम देखते हैं कि जो ड्राइव थ्योरीज़ हैं उसमें मोटिवेशन की व्याख्या एक खास क्रम में होता है। तो इसमें ड्राइव थ्योरी में 4 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले एक प्रणोद की अवस्था होती है जिसे हम लोग बॉडली नीड या एक्सटर्नल बॉडली नीड या बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होती है। यानी जो ड्राइव है उसकी अवस्था कैसे उत्पन्न होती है? बॉडली नीड या एक्सटर्नल स्टिमुलस आपके सामने कोई रखा जाता है या होता है। दूसरा, जो व्यवहार है, जब व्यक्ति प्रणोद अवस्था से व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है तो उसका व्यवहार जो है गोल डायरेक्टेड हो जाता है।
तीसरी चीज़ क्या है, तीसरा सीक्वेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और चौथा क्या है, उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति से व्यक्ति में प्रणोद की क्रमी तथा सेटिस्फैक्शन होता है और कुछ समय बाद प्राणी में फिर से पहली अवस्था उत्पन्न होती है और बाकी तीनों अवस्थाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। यानी ये जो साइकिल है बार बार चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए आगे क्या है, प्रणोद सिद्धांत को और आगे किसने बढ़ाया, प्रणोद सिद्धांत को पूर्ण रूप से विकास क्लार्क हल द्वारा किया गया। यानी हल का जो सिद्धांत है, क्लार्क हल ने 1942-52 में पूर्ण रूप से इसका विकास किया, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी बोलते हैं इनके सिद्धांत को। हल का क्या मत था कि अधिगम के लिए अभिप्रेरण आवश्यक है और अधिगम वातावरण के साथ ठीक ढंग से अनुकूलन के लिए आवश्यक है। यानी लर्निंग किसके लिए आवश्यक है, एक तो अभिप्रेरण के लिए, मोटिवेशन के लिए, दूसरा अधिगम वातावरण लर्निंग इन्वायरमेंट में ठीक ढंग से अनुकूलन के लिए। फ्रायड के समान ही हल ने भी अभिप्रेरण में तनाव के महत्व पर बल डाला है। ठीक है, और उनका मत क्या था, तनाव में कमी होना अपने आप में पुनर्बलन का काम करता है। यानी आपका टेंशन रिड्यूस हो गया तो ये एक तरीके का रीइंफोर्समेंट का काम करता है। और इन्होंने क्या कहा, जो प्राइमरी ड्राइव हैं, प्राइमरी ड्राइव हमारे कौन कौन से हैं, जैसे हंगर, जैसे थर्स्ट आदि जैविक रूप से आधारित होते हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं और उनकी उत्पत्ति तब होती है जब प्राणी में कुछ समय के लिए डेप्रीवेशन की स्थिति होती है। यानी आपके अंदर हंगर ड्राइव कब जनरेट होता है, जब आपको भूख लग जाती है, आपकी एनर्जी बॉडी में घट जाती है। प्यास आपको कब लगती है, जब आपके शरीर को पानी की कमी होती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। आगे देखिए क्या है, प्रणोद ह्रास सिद्धांत में समस्थिति की भूमिका अहम होती है, क्योंकि समस्थिति का मतलब होता है होम्योस्टेसिस, क्योंकि सिद्धांत में यह पूर्व कल्पना की जाती है कि प्राणी समस्थिति बनाने के लिए बाध्य हो जाता है। समस्थिति का मतलब क्या है, जब हमें भूख या प्यास लगती है तो हम विचलित हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, हम किसी भी तरीके से कुछ भी ड्राइव करके अपने एक गोल पर जाने की कोशिश करते हैं। यानी प्यास लगा है तो पानी की कोशिश करते हैं और भूख लगी तो भोजन। तो जब भूख प्यास हमारी मिट जाती है तो हम ऑटोमेटिक जो हमारी बॉडी है होम्योस्टेसिस अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है, और समस्थिति से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें शरीर के विभिन्न तंत्र तथा प्रक्रियाएं आपस में मिलकर एक भीतरी संतुलन बनाकर रखते हैं। यानी जब हम इंटरनली बैलेंस हो जाते हैं, जो हमारे इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये हमारा होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, यह विशेष व्यवहार को उत्पन्न होती है शरीर में। जब व्यक्ति में प्राइमरी ड्राइव नीड उत्पन्न होती है तो शरीर में इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। यह विशेष व्यवहार को उत्तेजित करता है जो शरीर को पुनः एक संतुलन की स्थिति में ले जाता है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है होम्योस्टेसिस। यानी जब समस्थिति में दैहिक क्षुब्धता या फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है तो इससे व्यक्ति में प्रणोद उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो प्रणोद ह्रास सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी थी। क्या थी, सबसे पहला कि मनुष्य तथा पशु में दोनों ही प्रायः किसी तरह के वंचन, प्रणोद तथा प्रणोद ह्रास के बिना कुछ भी व्यवहार करते हैं ताकि उनमें उत्तेजन घटने के बजाय बढ़ता रहे। ठीक है, जैसे किसी भी नए वातावरण में व्यक्ति द्वारा अन्वेषण व्यवहार का किया जाना, यह व्यवहार की उत्पत्ति किसी तरह के प्रणोद ह्रास के लिए नहीं की जाती बल्कि अपना उत्तेजन और उत्सुकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सिद्धांत के अनुसार तो प्राणी कोई व्यवहार अपने प्रणोद को सिर्फ कम करने के लिए करता है, परंतु यहाँ पर बात जो है उल्टी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इस सिद्धांत द्वारा सभी तरह के प्रेरणाओं की व्याख्या नहीं हो पाती। ठीक, इस सिद्धांत द्वारा जैसे जैविक प्रयोगों की व्याख्या तो हो जाती है, परंतु जो हमारे एक्वायर्ड मोटिव्स हैं उसका संतोषजनक ढंग से स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये है हमारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसकी जो इससे रिलेटेड जो कई थ्योरीज हैं, जैसे वी रूम्स की थ्योरी है, जैसे पुश एंड पुल थ्योरी है जो पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने दी है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पैराडाइम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब आज का थर्ड जो है इंसेंटिव थ्योरी है, प्रोत्साहन सिद्धांत। ठीक है, अभी तक ड्राइव थ्योरी हम लोग ने देखा, अब इंसेंटिव थ्योरी। अब इंसेंटिव थ्योरी देखिए क्या है, प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार मोटिवेटेड बिहेवियर की उत्पत्ति में व्यक्ति की अवस्था यानी ड्राइव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि स्वयं लक्ष्य या प्रोत्साहन। यानी कि देखिए नाम से पता चला, इंसेंटिव थ्योरी में इंसेंटिव या लक्ष्य या गोल इम्पॉर्टेंट होगा, ना कि ड्राइव। आगे देखिए क्या है, इस सिद्धांत में
मोटिवेटेड बिहेवियर की व्याख्या एक्सटर्नल स्टिमुलस तथा उनके पुरस्कार प्रदत्त गुणों के रूप में होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस के रूप में होता है। प्रोत्साहन या लक्ष्य के कुछ खास गुण होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति या पशु में प्रेरकों की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए क्या है, यहाँ व्यक्ति का व्यवहार इस प्रत्याशा से निर्देशित होता है कि वह अमुक व्यवहार करके वांछित परिणाम या प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रखता है कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवहार को करने के लिए कि अगर इस व्यवहार से इसका ये चीज़ फुलफ़िल हो जाए तो वो उस चीज़ को करेगा, यानी उसके जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हैं उससे वह प्राप्त कर सकता है या नहीं। इसलिए इसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी भी थ्योरी भी कहते हैं। टॉलमैन ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे एक उदाहरण देखिए क्या है, मान लिया कि दो ऐसे बिल्लियों के समूह के अभिप्रेरित व्यवहार की तुलना करना है जिसमें हंगर ड्राइव समान है। हंगर ड्राइव समान कैसे करेंगे, मान लीजिए दो बिल्लियों का समूह है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो दोनों को मान लीजिए सेम टाइम 4 घंटे से भूखा रखा गया है। अब 4-4 घंटे से भूखा रखा गया है, यानी उनके अंदर जो भूख प्रणोद है वो एक समान है। अब एक ग्रुप को हम क्या करते हैं, या एक बिल्ली का जो ग्रुप है उसे हम लोग टेस्टी भोजन देते हैं, स्वादिष्ट भोजन देते हैं, और दूसरे ग्रुप जो है बिल्लियों का उसे हम लोग स्वादहीन खाना, टेस्टलेस खाना देते हैं। ठीक है, टेस्टलेस स्वादहीन भोजन दिया जाता है। तो अब इससे हम लोग हाइपोथेसिस क्या बनाते हैं कि अधिक उम्मीद इस बात की है कि पहले समूह की बिल्लियों द्वारा दूसरे समूह की अपेक्षा अधिक भोजन किया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर भोजन स्वादिष्ट होता है तो हम ज़्यादा भोजन करते हैं, और भोजन स्वादहीन होता है तो हम अपना पेट भर भी भोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि प्रोत्साहन या लक्ष्य के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनसे प्राणी में अभिप्रेरित व्यवहार होता है। दूसरे शब्दों में प्रोत्साहन में कुछ ऐसे गुण या शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को अपनी ओर खींच लेती हैं। यही कारण है कि इस सिद्धांत को खिंचाव सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, और कोई चीज़ आपके मनपसंद की नहीं है तो आप उससे दूर हटना चाहते हैं। तो ये क्या है, आप किसी चीज़ की ओर खींचे चले जा रहे हैं। इस बिहेवियर की वजह से इंसेंटिव थ्योरी को हम लोग पुल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, पुल थ्योरी का नाम भी हम लोगों ने इसे दे दिया है। क्यों? ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ पुलिंग, खिंचाव की वजह से। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, जैसे बॉल्स तथा फॉफमैन के अनुसार प्रोत्साहन 2 तरीके के होते हैं। अब इन्होंने 2 तरीके के इंसेंटिव्स बताए हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स अकॉर्डिंग टू फॉफमैन एंड बॉल्स। तो दैट इज़ धनात्मक यानी पॉजिटिव, एंड दैट इज़ नेगेटिव, सेकंड वन इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल बात करें, मान लीजिए धनात्मक या पॉजिटिव इंसेंटिव के एग्जांपल क्या होंगे, तो सबसे पहला है भोजन तथा पानी यानी फूड एंड वाटर, दैट इज़ पॉजिटिव इंसेंटिव। और पनिशमेंट का उदाहरण क्या है, दंड का बिजली का शॉक लगना प्लस जो है पनिशमेंट का उदाहरण है। जैसे व्यक्ति को धनात्मक प्रोत्साहन की ओर बढ़ने तथा ऋणात्मक प्रोत्साहन से दूर हटने में खुशी होती है। जैसे मान लीजिए आप मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई पनिशमेंट दिया गया और वो पनिशमेंट इस वजह से दिया जा रहा है या आप उस चीज़ से इस वजह से दूर हट रहे हैं ताकि आपको उससे खुशी मिल रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव इंसेंटिव का उदाहरण होगा, जैसे बिजली का शॉक। अब आगे बात करें तो देखिए क्या है, प्रत्याशा मूल सिद्धांत या एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी, जो कि टॉलमैन तथा अन्य लोगों के कार्यों पर आधारित है, प्रोत्साहन सिद्धांत का उत्तम उदाहरण है। सामान्य रूप से इन सिद्धांतों की मान्यता यह है कि मनुष्य के व्यवहारों को पूर्णतः नहीं समझा जा सकता है या उसके बारे में पूर्वानुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक व्यक्ति के मूल्यों तथा विश्वास को नहीं समझा जाता है तथा व्यक्ति द्वारा इन मूल्यों एवं विश्वास को कितना महत्व देता है। ठीक है, यानी कि टॉलमैन क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक आप उसकी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को नहीं समझते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखिए टॉलमैन क्या कहते हैं, टॉलमैन ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह साबित कर दिया है कि अपने संज्ञानात्मक प्रत्याशाओं यानी कॉग्निटिव एक्सपेक्टेंसीज़ के अनुसार पशु यह बतलाने में सक्षम होते हैं कि बीते समय में क्या हुआ है, भविष्य में क्या होने वाला है, तथा अपने व्यवहार में उन प्रत्याशाओं के अनुकूल
किस तरह से समायोजन किया जा सकता है। तो देखिए ये जो टॉलमैन का सिद्धांत है इसे साइन लर्निंग थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। मतलब ये जो सिद्धांत हैं इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर केवल हम लोग मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो मोटिवेशन के पैराडाइम्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लोग संक्षेप में देख रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, कर्ट लेविन ने इन संप्रत्ययों को मनुष्य पर अपने फील्ड थ्योरी में व्यक्त किया है। ठीक है, इसी तरीके से जूलियन रॉटर ने सोशल लर्निंग थ्योरी में इन सारी चीज़ों को बताया है, यानी कि 3 कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए किया। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, इसकी आलोचना क्या है इस सिद्धांत की। तो यह सिद्धांत अभिप्रेरक व्यवहार की उत्पत्ति में सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बल डालता है, परंतु इंटरनल फैक्टर्स पर कोई बल नहीं डालता है। ठीक है, इंसेंटिव थ्योरी की पहली कमी ये है, यानी हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत सिर्फ गोल स्टिमुलस के गुणों पर अधिक बल डालता है और ये व्यक्ति के जो इंटरनल स्टेट्स हैं जैसे ड्राइव उसे महत्वहीन समझता है। परंतु सच्चाई क्या है, अगर वातावरण में प्रोत्साहन स्पष्ट रूप से मौजूद है परंतु व्यक्ति में संबंधित प्ररोध नहीं है तो सिर्फ प्रोत्साहन से अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इंसेंटिव है, गोल है, लेकिन आपके अंदर ड्राइव है ही नहीं, ड्राइव जीरो है, गोल पूरा फुल है, फिर भी आप जो है कि अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए इसका जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप में प्यास बिल्कुल नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक बड़े गिलास में ठंडा पानी आपके सामने रखा है, लेकिन आपको प्यास या प्रणोद, प्यास मतलब ड्राइव जो है, थर्स्ट, प्यास बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 2 मिनट पहले कई गिलास पानी पी लिया, यानी आप तृप्त हो गए हैं पानी पीकर। तो चाहे जितना ठंडा पानी हो, चाहे अमृत रखा हो, फिर भी आप नहीं पी पाएंगे क्योंकि आप के अंदर वो ड्राइव बचा ही नहीं पानी पीने का, वो जीरो है इस समय। तो ऐसी अवस्था में आप पानी नहीं पिएंगे। या फिर आपको भूख लगी है, पंच पकवान आपके, मान लीजिए आपने थोड़ी देर पहले खाना खाया, लेकिन फिर से आपके सामने कोई पंच पकवान या आपके सामने कोई आपका मनपसंद फूड आ गया, लेकिन आपके अंदर ड्राइव उत्पन्न होगा नहीं उस फूड को देखकर। गोल तो आपके सामने है, लेकिन फूड को देखकर आपके अंदर कोई ड्राइव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका पेट पूरा भरा हुआ है। तो इसलिए क्या है, इससे क्या मतलब निकल रहा है कि अभिप्रेरित व्यवहार के लिए मात्र प्रोत्साहन या गोल या इंसेंटिव का ही होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि ड्राइव का भी होना अनिवार्य है। यानी बोथ आर मोर इम्पॉर्टेंट, ड्राइव एंड गोल। जिस तरह से प्रणोद के अभाव से प्रोत्साहन या इंसेंटिव, जैसे ड्राइव के अभाव से या लैकिंग से जो आपका इंसेंटिव है वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसी तरीके से इंसेंटिव या गोल के लैकिंग से आपका जो है ड्राइव मीनिंगलेस हो जाता है। तो ये है आज की जो 3 पैराडाइम्स हम लोगों ने डिस्कस किया, इंस्टिंक्ट थ्योरी और जो है आपका ड्राइव थ्योरी और इंसेंटिव थ्योरी। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं, जो मतलब पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये 10 पैराडाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो के द्वारा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी प्रकार की, तो मुझसे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लेकिन शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।